लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लिया था। एसिड बेस थ्योरी में हमने ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, ठीक है, पे बात खत्म करी थी। इसके अलावा हमने आरेनियस एसिड, आरेनियस बेस कंसेप्ट पढ़ा था, ब्रोंसेड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना। अभी हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोर्ड पर कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करेंगे। बोर्ड पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने एसिड बेस कंसेप्ट पर, ठीक है ना। इनको एक बार ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन कौन से एसिड है और कौन कौन से बेस है। खास करके लेफ्ट में लिखे गए पार्टिकल्स में बताना है कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन बेस की तरह। इसको ध्यान से देख लो, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ देख लो, आपको समझ आ रहा होगा H प्लस इसने लूज किया है ना, तो इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, और इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है ना, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। ओके, ये अगर एसिड है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ये रहा, और ये अगर बेस है तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड रह जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये H प्लस दे देगा तो HF में बदल जाएगा, ठीक है ना। खैर ओके, तो बात समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। HF2 प्लस यहाँ लिखा है, दिस हैज टू बी H2F प्लस ना, H2F प्लस होना चाहिए, H2F प्लस, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, देख लो H2F प्लस लिख देंगे तो, ठीक है ना। सही, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लो। अब यहाँ पर देखो HNO3 और HF है, इससे ये चीज़ बन रहा है और ये चीज़ बन रहा है। इधर ध्यान से देखना है कि कौन यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन बेस की तरह। अगर आपको HNO3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ लोगों ने कहा, आप ध्यान से देखिए। अगर आप सभी को बेंजीन का नाइट्रेशन वाला मैकेनिज्म याद था, बेंजीन का नाइट्रेशन, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अगर आपको याद है तो वहाँ पर आपने देखा था कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है HNO3। बोलो जी, याद है ना। हाँ, ये NO2 प्लस देखते ही आपको याद आना चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। खैर, ये थोड़ा सा रिएक्शंस को, चैप्टर्स को रिलेट करो, अपने आप हिंट मिलता है। तो आपने देखा था वहां पर कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के दौरान H2SO4 और HNO3 लिया जाता था, ठीक है ना। तो H2SO4 बीइंग स्ट्रॉन्गर एसिड वो अपना H प्लस देता था, H प्लस इस पर आकर के प्रोटोनेट होता था। बोलो, याद आ रही बात याद आ रही क्या। तो ये मैकेनिज्म देख लो, है ना, इस पर प्रोटोनेशन हो जाता था तो फिर आपको मिलता था, ठीक है, HOH प्लस और NO2, ठीक है जी। अब आपने हाँ थोड़ा सा रिलेट करो टॉपिक को तो आप आसानी से समझ पाओगे। फिर क्या होता था, ये बॉन्ड टूट जाता था, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। बोलो, है ना। तो ये H2O में बदल चुका होगा। जल्दी बोलो, याद आ रहा है ये सब, ठीक है। मैं चैप्टर्स को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। H2O में खुद कन्वर्ट हो गया और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल दे देता था। बोलो, है ना। अब चूंकि मीडियम ऑलरेडी एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में ये वाटर मॉलिक्यूल जो अभी एलिमिनेट हुआ है ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा, H3O प्लस में बदल जाएगा। बोलो, है ना। बोलो, बात समझ आ रही क्या, जल्दी बताओ। तो ये NO2 प्लस कहाँ से आया, HNO3 से, और NO2 प्लस बनाने के लिए HNO3 पर क्या चाहिए होगा, H प्लस चाहिए होगा। तो जरूर वो H प्लस कौन दे रहा है, HF दे रहा है ना। गधो, कौन दे रहा है, वो HF दे रहा। तो ये एसिड हो गया, ठीक है। ये यहाँ बिहेव कर रहा है बेस की तरह। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बात क्लियर है ना, ठीक है। ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इन दोनों को देखो, NH4 प्लस ना NH3 NH4 प्लस में बदला, मतलब इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, और जिसने H प्लस एक्सेप्ट किया है वो क्या है, वो ब्रोंसेड बेस है ना। और जिसने H प्लस दिया है वो क्या है, ब्रोंसेड एसिड, ठीक है ना। ये अगर एसिड है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ये रहा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड ये रहा। समझ लो ना, दो एसिड बेस, किसी भी रिएक्शन में दो एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ये एसिड ये उसका बेस, ठीक है ना। ये एसिड ये उसका बेस, ये उसका एसिड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखना है। फिर से इसको H प्लस मिला, किसने H प्लस दिया है, HSO4 माइनस। वैसे भी लास्ट क्लास में हमने बात करी, ये एम्फियोटेरिक होता है, एम्फीप्रोटिक होता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये बेस की तरह भी, वो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। इसने H प्लस दिया है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको भी जरा ध्यान से देख लो। इसमें देखो तो H2O6 था ना, यहाँ पर आपको 6 एक्वा लिगेंड है, और ये 6 एक्वा लिगेंड में से अगर प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो एक OH रह गया, OH माइनस रह गया, मतलब इसने H प्लस दिया ना, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, और इसने H प्लस लिया तभी तो H3O प्लस में बदला ना, है ना। तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, पानी यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। पानी कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो अमोनिया और H2O में, है ना, यहाँ पानी ने इसको H प्लस दिया है तो पानी यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, और ये यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है। बोलो, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पानी एम्फोटेरिक होता है, वो किसी भी तरह बिहेव, कैसा भी बिहेव कर सकता है। अब आगे देखते हैं SO2 H2O, ठीक है ना। अगर इसको ध्यान से देखें तो SO2 और H2O क्या है, H2SO3 है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, H2SO3 है, ठीक है। H2SO3 और पानी ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। H2SO3 और पानी रिएक्ट कर रहे हैं तो पानी को H प्लस मिला इस एसिड से, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
तो इसका मतलब कि H2SO3 जो है वो है एसिड, ठीक है, और पानी जो है वो यहाँ बिहेव कर रहा है कैसा, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए। अब इन रिएक्शंस में देखो, ये भी एक अच्छा सवाल है, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन है, ये रहा वो रिएक्शन, और उसके बाद इन्होंने नंबरिंग, इनको नाम दे दिए, इनको ऑप्शन दे दिए A, B, C और D। बोल रहा है कि इनमें से कौन से एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, HCO3 माइनस ने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, A एसिड है, A एसिड है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई एक है, इन्हीं दोनों में से एक है ना। अगर ये, तो ये इसका बेस हो गया ना, और ये भी एसिड है, ये भी तो एसिड ही है ना, कार्बोनिक एसिड, बोलो है ना, ये बेस है तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, तो A और D इसका आंसर होना चाहिए, A और D इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ H2OH 2- बनाइए, है ना। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ देना पड़ेगा, अगर मैं इसको H+ दे दूं तो क्या बन जाएगा, H2OH- C हो जाएगा। अभी तक समझ आ गया, अभी तक समझ आ गया। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप इतना कॉपी करें, फिर हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करने के लिए उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और सबको पता है बोरॉन कंपाउंड जो है वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। देखिए जी, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस उसका होगा जिसका एसिड वीक हो, इसका एसिड कौन है, नाइट्रिक एसिड। इसका एसिड कौन है, HCl। इसका एसिड कौन है, HSO4- या H2SO4, ऐसे HSO4-, ठीक है ना। लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जो है वीक एसिड है, तो एसिडिक एसिड, ये इसका आंसर है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। कौन H+ नहीं देता है, बहुत ही फेमस कंपाउंड, बहुत ही फेमस, क्लास 11 का भी कंसेप्ट, बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, ये H+ नहीं देता भाई। ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा है, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, H+ देगा ही। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, H+ देगा ही, ठीक है ना। ये आपका फॉस्फोरिक एसिड, H+ देगा ही, है ना, क्योंकि इन सभी के फॉर्मूले में, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऊपर से इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो H+ रिलीज करता है ना, ये अपना नहीं रिलीज करता, ये पानी का रिलीज करता है, वाटर का रिलीज करता है। ये कई बार बताया मैंने क्लास में भी, ठीक है ना। हाँ, पानी का ये H+ निकाल के देता है, ठीक है ना। इसको अभी बता भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ल्यूइस बेस है, पर ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ठीक है ना। आप ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जबकि इसमें sp2 से जुड़ा है, इसमें sp2 से जुड़ा है, पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन H+ की तरह निकलेगा वो तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्काइन से, डू नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है ना। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्काइन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज एक्टिंग एज अ ल्यूइस बेस की तरह कौन बिहेव कर रहा है, I- है, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, समझ लो ना, I- है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस जो वीकेस्ट एसिड से आया है, वीकेस्ट एसिड HF होगा, सारे हेलो एसिड में HF वीकेस्ट एसिड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ये हो जाएगा F-, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इजीली एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। कौन आसानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, आसानी से प्रोटॉन वही एक्सेप्ट करेगा जो ज्यादा बेसिक है, ज्यादा बेसिक जो होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये HF से बना, ये HBr से बना, ये H2O से बना, ये NH3 से बना। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका एसिड कौन है, NH3 है, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन है, H2O है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कौन है, HF, और ये क्या है, HBr, ठीक है ना। अब आसानी से H+ एक्सेप्ट करने का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, मतलब वीकेस्ट एसिड का बताना है, वीकेस्ट एसिड का। अब सुनो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से बना होगा, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इसमें। अगर देखें, अब हम इनमें अगर बात करें तो ये सेम पीरियड वाले, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो HF, आप देखो H2O और NH3 में आपको बताना है कि इनमें सबसे वीकेस्ट एसिड कौन है। तो सबसे वीकेस्ट एसिड अमोनिया है, भाई बोलो, है कि नहीं। सबसे वीकेस्ट एसिड अमोनिया है, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है भी नहीं, ठीक है ना, सबसे कम पोलर है, ऐसे समझ लो। और वैसे भी सब लोग जानते हैं अमोनिया वैसे भी बेसिक होता है, लोन पेयर H+ एक्सेप्ट करता है एनीवेज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया अमोनिया सबसे वीक एसिड है, तो ये जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, NH2- इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस, ठीक है ना, NH2-। बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, बात समझ आ गई क्या,
ठीक है ना। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, समझ लो। तो सबसे ज्यादा अक्रॉस द पीरियड सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन है, HF बॉन्ड है सबसे ज्यादा पोलर, फिर कौन है H2O बॉन्ड है पोलर, फिर कौन है NH3 में NH बॉन्ड है पोलर, NH बॉन्ड है पोलर। ये कम पोलर है, कम पोलर है मतलब ये उतना अच्छा एसिड नहीं है और वीक एसिड है, और वीक एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, और ये स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस है तभी तो ये H+ यानी प्रोटॉन पाने की इसकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ, कौन दोनों की तरह बिहेव करेगा, मतलब जिसके पास एक ऐसा हाइड्रोजन हो जो कि निकल के आ सकेगा, ठीक है ना। ये पता हो तो ये लास्ट अनायन है, ये लास्ट अनायन है, बोलो ये लास्ट अनायन है, ठीक है ना। ये भी इसका लास्ट अनायन है, आखिरी अनायन है, तो यही है ना, तो यही है ना जो दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है। सबको पता है अनायंस जो है अच्छे बेस होंगे न्यूट्रल वालों से, देखो सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बेसिक है, उसकी H+ को पा लेने की क्षमता हाई होगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। न्यूट्रल वाले अपना लोन पेयर दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाले ज्यादा होंगे, तो नेगेटिव वाले पहले कहाँ दिख रहे हैं, बी में या सी में, बी में या सी में, ठीक है ना। हाँ, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास है मिथेनॉल और हमारे पास है वाटर। मिथेनॉल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, मिथेनॉल और पानी में कौन ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। पी के कौन होता है ज्यादा एसिडिक, बोलो। मिथेनॉल, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है, जल्दी बोलो। सारे अल्कोहल पानी से कम होते हैं, ठीक है ना, सारे अल्कोहल पानी से कम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मिथेनॉल है वो पानी से भी ज्यादा एसिडिक होता है, मिथेनॉल एक्सेप्ट मिथेनॉल। ऑल alcohols are more acidic than water, are less acidic than water, are less acidic than water except methanol, except methanol। तो मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है, मतलब इन दोनों में अगर मैं पूछूं कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा। तो मतलब OH- और मिथॉक्साइड में OH- स्ट्रॉन्गर होगा, बोलो OH- स्ट्रॉन्गर होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, बोलो बात समझ आ रही है क्या, बोलो है ना। और देख लो इस ऑर्डर में देख लो, ये अच्छा एसिड है मतलब इसको हम पुअर बेस बोलेंगे, ये तो अच्छा एसिड है ना मतलब पुअर बेस भी बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए हाँ, चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, पीएच और पीओएच के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पीएच एंड पीओएच। पीएच का पता हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम का, सब लोग ध्यान दें, ठीक है ना। अगर आपको टोटल सोल्यूशन में इन अ सोल्यूशन अगर आप टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल पाते हैं, टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल पाते हैं और आपने पाया कि वो 10⁻⁻x है, ठीक है ना, तो इसका pH x रहा होगा, तो इसका pH भी कितना रहा होगा, x ही रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन दिया होगा उसको 10⁻⁻ समथिंग के फॉर्म में लिख दो। अगर 10⁻⁻ समथिंग के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो ये जो माइनस का मैग्नीट्यूड है, माइनस के साथ जो मैग्नीट्यूड है, ये जो x है वही pH है, वही pH है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पाया, ठीक है ना, कि किसी सोल्यूशन में H+ का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻1 है, तो सीधे सीधे बोल देना pH वहां पर 1 है, pH वहां पर 1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैंने बोल दिया H+ का कंसंट्रेशन आपने पाया कि 10⁻2 है, तो सीधे सीधे आंसर हमारे क्या हो जाएगा कि pH 2 है। मतलब कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि ये जो H+ है वो 10⁻pH होता है ना। सो H+ जो होता है, H+ जो होता है वो हमारा 10⁻pH होता है ना, H+ जो होता है वो हमारा 10⁻pH होता है। बात समझ आ रही क्या, H+ is equals to 10⁻pH, ठीक है। इस बात को हम समझ भी लेते हैं ऐसे कि अगर मैं H+ के दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूं, ठीक है ना, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻pH, बोलो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो इधर तो ऐसे ही लिख देते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H+, लॉग बेस 10 है, ये कुछ नहीं बोला गया तो बेस 10 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये -pH बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस pH हो जाएगा और बच जाएगा log of 10। log of 10 बेस 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+। ये फॉर्मूला सबको पहले से भी पता था कि pH जो होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। बात समझ आ गई क्या, ओके।
अब ये फॉर्मूला चूंकि आपको पता चल चुका है, तो अगर मैं कल को देता हूँ ऐसे सवाल कि h प्लस कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन में 2 × 10 की पावर -3 है, 2 × 10 की पावर -3 है, तो pH निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल पर फोकस करो। pH निकालने के लिए क्या करोगे, नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस कंसंट्रेशन ले लोगे तुम, है ना। नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस कंसंट्रेशन लेने का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर -3 ले लोगे। अब क्या करोगे आप कि यहाँ पर, है ना, लॉग प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ठीक है ना, log a × b, log a × b क्या होता है, log a प्लस log b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव को बाहर ले लिया मैंने, फिर लिख दिया log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर -3, ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ log 2 और ये -3 बाहर आ जाएगा और log 10 1 हो जाएगा, बोलो है ना, अरे कुछ तो बोलो, है ना, log 10 तो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो 1 हो गया। अब ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला हो गया 3 माइनस log 2, 3 माइनस log 2, बोलो बात समझ आ रही क्या, जल्दी बताओ, 3 माइनस log 2, ये हो जाएगा इसका pH का फाइनल वैल्यू। log 2 की वैल्यू हम सभी लोग जान रहे हैं, वो होता है 0.301, है ना, 0.301, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0.301, ये कितना आ जाएगा, नियरली आ जाएगा ये 2.7, 2.69 नहीं, बोलिए यही है ना pH की वैल्यू, ठीक है। अब मैं मतलब आपको सिखाना जो चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे। दूसरे एग्जांपल एक और देख लीजिए, फिर जनरलाइज कर देते हैं कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन आपने पाया कि वो है आपका 0.05, कितना है 0.05 मोलर, 0.05 मोलर, ठीक है ना, H प्लस कंसंट्रेशन इज 0.05 मोलर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 10 की पावर -2, बोलो लिख सकता हूँ ना, 5 × 10 की पावर -2। अब अगर मैं इसका pH निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 5 × 10 की पावर -2। अब मैं माइनस को कॉमन रख के फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log ऑफ 10 की पावर -2, ठीक है। अब माइनस को बाहर ही रखा, अभी ये हो गया आपका log 5 और ये log 10 की पावर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी भाई, -2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि log 10 तो 1 ही हो जाता है, log 10 तो 1 ही हो जाता है, बोलो है ना। इन जनरल आपको पता तो है कि log ऑफ 10 की पावर x अगर है, ठीक है ना, या log ऑफ 10 की पावर m है अगर, तो ये m log 10 ही हो जाएगा, m log 10 ही हो जाएगा, बोलो है कि नहीं, यानी कि m ही हो जाएगा ना, m ही हो जाएगा ना, m ही हो जाएगा, बेस 10 है तो, ठीक है ना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू m इटसेल्फ, ये तो m के बराबर ही हो जाएगा ना। तो log ऑफ 10 की पावर m इज नथिंग बट m, है ना, बात समझ आ रही, जल्दी बोलो, बात समझ आ रही ना, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 माइनस log 5, 2 माइनस log 5, तो pH की वैल्यू इस बार आ जाएगी 2 माइनस log 5, ठीक है ना। log 5 की भी वैल्यू सबको पता होगी, है ना, कितनी होती है 0.698 हो जाते हैं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, कुछ log की वैल्यूज हम याद रखेंगे, अदरवाइज चैप्टर में काम नहीं चलेगा। ये कितना आ जाएगा 698, 2 3 132, 1.302, बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका pH। अब जनरलाइज कर रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 × 10 की पावर -3 था, तो ये आ रहा 3 माइनस log 2, ये 3 माइनस log 2, समझ रहे हो क्या, 3 माइनस log 2, 3 माइनस log 2। यहाँ पर देखो 5 × 10 की पावर -2 था, तो आया 2 माइनस log 5, 2 माइनस log 5, बोलो है कि नहीं। मतलब अगर मैं ध्यान से अगर एक जनरल फॉर्मूला दे दूं इन जनरल कि अगर किसी सोल्यूशन में आपके पास H प्लस, ठीक है ना, a × 10 की पावर -b के फॉर्म में आपको पता है, H प्लस का कंसिडरेशन पता है, a × 10 की पावर -b है, तो मैं pH बोल सकता हूँ डायरेक्टली, ये हो जाएगा b माइनस log a, b माइनस log a, बोलो है कि नहीं, b माइनस log a, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब दो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूले मिल चुके हैं आसानी के लिए कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ मिल गया 10 की पावर माइनस समथिंग, तो pH ही समथिंग है, और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया a × 10 की पावर -b के फॉर्म में, तो pH बोलेंगे b माइनस log a है, b माइनस log a, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। ओके, अब कुछ लॉग की वैल्यूज आपको आनी चाहिए बच्चों इस चैप्टर में, कुछ लॉग की वैल्यूज, ठीक है ना, सारे नहीं, खास करके प्राइम नंबर्स के लॉग वैल्यूज आपको आने चाहिए, तो मैं कुछ लॉग वैल्यूज यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, जो आपको आने चाहिए। log 2 आपको पता होना चाहिए, log 2 होता है कितना 0.301, ठीक है। log 3 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 0.478, ठीक है। ओके, log 4 हम निकाल लेंगे log 2 का स्क्वायर करके, है ना, log 2 का स्क्वायर करके, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये 2 log 2 ही हो जाएगा, 2 log 2 ही हो जाएगा, है ना, 2 log 2 ही हो जाएगा, और 2 log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.602 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप log 5 निकाल लेंगे, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.698, ठीक है। हाँ, log 6 आप निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, इसको रटना नहीं है, log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3, है ना, log 2 × 3 लिख दिया, log 2 प्लस log 3, मतलब किस किस को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 0.778, बोलो बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। ओके, log 7 आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.84, ठीक है ना, 0.84 हो जाएगा log 7, ठीक है। अब log 8 निकालना चाहते हो तो log 8 को मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3, log
2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, और इसी को मैं लिख दूंगा 3 log 2, 3 log 2 है ना, और 3 log 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.301 0.903 हो जाएगा। अगर मुझे log 9 की कोई वैल्यू पूछता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं सोचूंगा, log 3 का स्क्वायर कर दूंगा, है ना, मतलब इसको 2 log 3 लिख दूंगा, 2 log 3 लिख दूंगा, और 2 log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ दिस, है ना, ट्वाइस ऑफ दिस व्हिच इज हाउ मच, बोलो कितना हो जाएगा 0.958 है क्या, 0.956 0.956 है ना। हाँ अब log 10 कितना होता है, सबको पता है log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1। बोलो अभी तक तो सही है ना, बोलो सही है, ठीक है ओके। मतलब ये कुछ लॉग वैल्यूज है जिसमें से आपको याद कौन से रखने हैं, आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान से देखें, log 2 आपको याद रखना है हमेशा, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, ठीक है। log 3 आपको याद रखना है 0.477 कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, ओके। तो log 3 0.478, ठीक है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। log 4 याद नहीं रखना, क्योंकि log 4 क्या है, log 2 की पावर 2 मतलब 2 log 2, 2 log 2 मतलब ट्वाइस ऑफ 0.301 which is 0.602। फिर log 5 आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, log 5 लगभग 0.7 है, लगभग 0.7 है कि नहीं, 0.698 इसकी वैल्यू। log 6 आपको याद नहीं रखनी, log 6 हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, log 6 को क्या लिख देंगे 2 into 3, log 6 को क्या लिख देंगे log 2 into 3, फिर लिख देंगे log 2 plus log 3, log 2 की भी वैल्यू पता है, log 3 की भी वैल्यू पता है, दोनों को जोड़ देंगे। log 7 याद रखने की जरूरत है ना, log 7 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, log 7 की वैल्यू 0.845 है क्या, एक बार चेक कर लेना, है ना, ओके 0.84 पूरा अगर लिखना होगा देख लेना, ठीक है ना। log 8 आपको रटने की जरूरत नहीं है, log 8 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, log 8 को क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर 3, 3 log 2 मतलब 0.903, log 9 को क्या लिख सकते हो, log 3 का स्क्वायर मतलब 2 log 3, है ना, इसका डबल कर दो, ठीक है ना, 0.956, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। बोलिए इतनी बातें जिसको मैंने बॉक्स में रखा है सिर्फ उसी को याद रखना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लॉग वैल्यूज याद रखना है पूरे इस चैप्टर में, ठीक है ना, पूरे इस चैप्टर में अक्सर इनकी जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग समझने जा रहे हैं पीओएच, ठीक है ना। पीओएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। याद रखें पीएच का रिलेशन H+ से है और पीओएच का रिलेशन है OH- से। पीओएच किससे रिलेटेड है, OH- से। पीएच किससे रिलेटेड है, H+ से। बात समझ आ रही है। तो अगर आपको किसी भी सोल्यूशन में नेट OH- का कंसंट्रेशन पता है, एक बात मैं बता दूं आपको, भ्रम दिमाग से ये निकाल लीजिएगा कि किसी सोल्यूशन में H+ है तो OH- नहीं है, बहुत ही गलत बात है भाई। हर सोल्यूशन में H+ भी कुछ ना कुछ है और हर सोल्यूशन में OH- भी कुछ ना कुछ है। हाँ वो अलग बात है कि दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट या सेम हो सकता है। वो सॉल्यूशन जहां पर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है और OH- का कंसंट्रेशन कम है, उस सॉल्यूशन को एसिडिक बोला जाएगा कि हाँ वो एसिडिक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन जहां पर H+ का कंसंट्रेशन कम है और OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम कहेंगे वो बेसिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन जहां पर H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो जाए, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कभी मत ऐसे बोलना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जिसका pH 7 होता है, गलत हो जाएगा। मैं pH 6 पर भी न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दूंगा, मैं pH 5 पर भी न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दूंगा। वो टेंपरेचर की कंडीशन पर pH डिपेंड करता है। pH इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। pH किस पर डिपेंड कर रहा है, H+ कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन खुद एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मोलैरिटी खुद एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हो क्या, और वो सिर्फ टेंपरेचर के साथ बदलेगा। बात समझ आ रही क्या। तो कहने का मतलब pH एक टेंपरेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है और इसका टेंपरेचर डिपेंडेंस वाला फैक्टर भी हम देखने जा रहे हैं कि टेंपरेचर बढ़ाने पर न्यूट्रलिटी pH घट जाती है या बढ़ जाती है, इसकी बात होगी अभी। लेकिन फिलहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई पूछे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो कह देना वो सॉल्यूशन जहां पर H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन बराबर है, चाहे वो किसी भी टेंपरेचर पे पूछ रहा हो, ये शर्त जरूर वहां पूरी हो रही होगी। और हर सॉल्यूशन में H+ भी है और OH- भी है। जहां H+ ज्यादा OH- कम वो एसिडिक, जहां H+ कम जहां और OH- ज्यादा वो बेसिक, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन में अगर आपने OH- का कंसंट्रेशन निकाल लिया और आपने पाया कि ये 10 की पावर -y है, 10 की पावर -y है, ठीक है ना। अगर ये 10 की पावर -y है तो इसका जो pOH है वही आपका y है, pOH जो है वही आपका y है, pOH जो है वही आपका y है। सो देयरफॉर pOH इज y, pOH की वैल्यू इसकी y है। नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस POH कहलाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ PH कहलाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। नेगेटिव लॉग ऑफ सपोज K बोल रहा हूं तो PKA कहलाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ K भी बोलूंगा PKB कहलाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पाया कि किसी भी सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 मोलर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन का pOH जो है वो 1 है।
ठीक है ना। POH जो है वो 1 है, ठीक है जी, POH 1 है। हम आगे ये भी सीखेंगे OH माइनस और H प्लस में क्या रिलेशन होता है। कल की क्लास में बात भी हुई थी कि OH माइनस और H प्लस का भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो भी कांस्टेंट रहता है, वो 10 की पावर माइनस 14 के आसपास 10 की पावर माइनस 14 के बराबर मिलेगा 25 डिग्री पर हम उसको रिलेट करेंगे, उसको डिराइव करेंगे कैसे है, ठीक है ना। पर फिलहाल ये देखो कि आपको अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है तो आपको क्या पता है, POH पता है, POH पता है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कहीं किसी सोल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन आपने पाया 10 की पावर माइनस 3 मोलर, तो इसका मतलब हो गया कि वहां का जो POH है वो 3 है, POH जो है वो वहां पर 3 है, ठीक है ना। ये बात तो सीधे सीधे समझ आ गई, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है, ठीक है ना, कि आपका जो OH माइनस है ना, OH माइनस जो है वो 10 की पावर माइनस ऑफ POH है, 10 की पावर माइनस ऑफ POH है। बोलो, अभी तो हमने बोला है POH ही y है ना, POH ही y है। देखो POH 1 तो ये वाला पावर 1, ठीक है ना, POH 3 तो ये वाला पावर माइनस 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। अब इसी में अगर हम दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें, प्लीज मेरी बात को समझे। आपको pH दिया है तो आपको H प्लस पता है, आपको POH दिया है आपको OH माइनस पता है। POH जितना भी दिया होगा उसका 10 की पावर माइनस ले लेना, आपको OH माइनस मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगे क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है और उसके बाद हम मोल्स, मास ये सब निकाल पाएंगे। वैसे सवालों में अक्सर इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखते रहना, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ। सो टेकिंग नेगेटिव लॉग बेस 10 ही है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर नेगेटिव लॉग ले लूं तो क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस POH, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लेफ्ट में मिलेगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, और यहाँ माइनस तो पहले से ही है, और एक माइनस का POH नीचे निकल आया और log 10 बचा। log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, ठीक है जी। तो राइट में क्या मिला आपको, POH, मतलब आपको क्या फॉर्मूला मिल गया कि POH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है जी। PS का फॉर्मूला क्या था, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और POH का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। बात क्लियर है। अब बाई चांस मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें आपने पाया कि OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस समथिंग के फॉर्म में नहीं था, ठीक है ना। इसकी वैल्यू है -0.0003 मोलर, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कितना दिया हुआ है, 3 × 10 की पावर माइनस 2, 3 × 10, मतलब आपको ये पता है कि OH माइनस है ना, OH माइनस इतना है, हाँ -3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलो इसको 0.002 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर माइनस 3 मोलर। बात समझ आ रही है, 2 × 10 की पावर माइनस 3 मोलर। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लूंगा, खैर क्या जरूरत है, मैं सीधे लिख रहा हूँ POH, है ना। POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है जी। तो इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10 की पावर माइनस 3, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस को कॉमन ले लिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, log 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर माइनस 3, ठीक है जी। अब ये पावर उतर के आ जाएगा, सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी तो इतनी आनी चाहिए ना, ठीक है जी। log 2 और ये पावर निकल के आ गया माइनस का 3, और log 10 1 ही हो जाता है, log 10 1 ही हो जाता है, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - log 2 हो गया, 3 - log 2 हो गया। बोलो बात समझ आ रही है। तो यहाँ POH कितना आ रहा है, 3 - log 2, 3 क्या था पावर, 2 क्या था ये कोएफिशिएंट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो 3 - log 2 बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आंसर भी आ गया, ठीक है ना। बाई चांस आपने देखा कि किसी सोल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन आपने देखा कि 0.05 मोलर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर माइनस 2 मोलर, और डायरेक्टली अब बोलने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि यहाँ पर POH की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH हियर, तो POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - log 5, शर्म कर लो, ठीक है ना। 2 - log 5 आ जाएगा, बोलो 2 - log 5 आ जाएगा, बोलो, अरे बोलो 2 - log 5, ठीक है ना, 2 - log 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगी 3 - 0.301, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2.699, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी POH की, ठीक है ना। और यहाँ पर POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - log 5, मतलब 2 - log 5 की वैल्यू 0.692, वो 1.302, ठीक है ना, ये POH की वैल्यू हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को, बात समझ आ रही। मतलब इन जनरल मैं ये लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, ठीक है ना, कि अगर आपको पता चलता है कि किसी भी सोल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, C × 10 की पावर माइनस D है, ऐसे मान लो C × 10 की पावर माइनस D है, ठीक है ना, तो जरूर यहाँ पर POH की जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी D - log C, ठीक है ना, D - log C। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, कंक्लूजन सबको समझ आ गया, पीएच और पीओएच क्या है ये समझ चुके हैं, ठीक है ना। और सिंपल से लेके टफ वाले कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाए तो हम डायरेक्टली वहां पर पीएच और पीओएच निकाल लेंगे अपने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से, बोलो है कि नहीं, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से।
अगला टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना, या ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये देखो, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको KAP बोलते हैं, KAP ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है ना। ऑटो प्रोटोलिसिस कितना होगा, जो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। ऑटो प्रोटोलिसिस सेल्फ प्रोटोनेट करना, खुद से ही प्रोटोनेट करना। तो कहीं पर भी अगर पानी रखा हुआ है तो पानी की अभी अभी बात हुई है कि वो H+ ले भी सकता है, H+ दे भी सकता है, ब्रोंसाइड एसिड भी, ब्रोंसाइड बेस भी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने कहीं पर पानी रखा है, तो कुछ पानी वहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कुछ पानी वहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेंगे, और इन्होंने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रखा होगा, ठीक है ना। अगर मान लो ये एसिड है तो ये एसिड क्या करेगा, इसको H+ दे देगा, ठीक है ना। और ये अगर बेस है तो H+ ले लेगा, तो बनेगा क्या, H3O+ बन जाएगा और OH- बन जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, H3O+ को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। इसको H+ एक्वस भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, H+ एक्वस। एक्वस मतलब पानी, H+ मतलब H+ आया हुआ। एनीवेज चलिए, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसको हम बोलेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू H3O+ का कंसंट्रेशन अपॉन OH- का कंसंट्रेशन होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा कि यहाँ वैल्यू 1 रख दोगे, ठीक है ना। जहाँ ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं वहाँ पर इनका कंसंट्रेशन 1 रखा जाता है, लेकिन बात ही वाटर की हो रही तो वाटर का एक्चुअल कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, वाटर का एक्चुअल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, जल्दी बोलो, ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि अब अल्टीमेटली हम ध्यान से देखें तो H3O+ को आप क्या लिख सकते हो, H+ एक्वस लिख सकते हो। क्या मेरी ये भी बात समझ आ रही है, क्या H+ एक्वस है, क्या H3O+ ही तो है। अगर मैं H+ एक्वस बोल रहा हूँ, एक्वस मतलब पानी है और H+ मतलब समझ ही लो प्रोटॉन है, तो पानी और प्रोटॉन मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है ना। उसको H+ एक्वस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास H+ एक्वस है और आपके पास OH- भी एक्वस फेज में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे पानी का एक्चुअल कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देना। पानी का एक्चुअल कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5 होता है, सभी को पता है ना। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना होता है भाई, 55.55। ये बताने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन चैप्टर में भी बताया हुआ है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। जिनको नहीं पता है ये कैसे आया, तो भाई पानी का अगर मान लो आपने, ठीक है ना, 1 लीटर ले लिया, लेट देयर बी 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मान लिया मैंने। 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब डेंसिटी कितनी होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मास जो पानी का रहा होगा, पानी का वहाँ जो मास रहा होगा वो 1000 ग्राम रहा होगा ना, 1000 ग्राम। बोलो ये बात समझ आ गई, नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है ना। कैसे नहीं समझ आया भाई, वॉल्यूम तो इसका है, वॉल्यूम तो इसका है 1000 ml, इतनी बात तो समझ आ रही है। 1 लीटर लेने का मतलब है 1000 ml, और डेंसिटी कितनी है इसकी, 1 ग्राम पर ml। तो मास कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 ग्राम ही तो आ जाएगा भैया, ठीक है ना। जिसके डेंसिटी 1 है मतलब वहां पर मास और वॉल्यूम दोनों बराबर है ना। डेंसिटी 1 आने का मतलब मास और वॉल्यूम दोनों बराबर है, सीधी सीधी बात है यार, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखते हुए मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया मुझे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले, वहां पर पानी के कितने मोल्स थे वहां पर, तो 1000 बटे में मोलर मास, 1000 बटे में 18 मोल्स, कितने पड़े होंगे, 1000 बटे में 18 की वैल्यू आप देखेंगे 55.55 आएगा, तो 55.55 मोल आ जाएगा। ये समझ रहे हो क्या। अब मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकालना है। तो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी निकाली है। मोलारिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, है ना। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास मोल्स कितने हैं भाई, 55.55। वॉल्यूम कितना लिया था अपन ने, वॉल्यूम कितना लिया था, 1 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 55.55 डिवाइडेड बाई 1 लीटर। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 55.55 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बात समझ आ रही है क्या, मोल्स पर लीटर, इसको मोलर बोल सकते हो ना, मोलर बोल सकते हो, मोलर 55.55 मोलर, 55.55 मोलर। जिसको नहीं पता है उनके लिए ये काम मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पानी की मोलारिटी पूछ दे, पानी का मोलालिटी पूछेगा, मोलालिटी भी सेम आ जाएगा, आप करके देख लेना। मोलारिटी ऑफ वाटर इज आल्सो सेम, ठीक है ना, पर यूनिट बदल जाएगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। एनीवे, तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना था, यहाँ पर क्या पुट करना है, 55.55 का स्क्वायर, 55.55 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको KAP की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया कि अब प्योर पानी की अगर हम एक बात कहें तो प्योर पानी कभी भी न्यूट्रल होता है ना, प्योर पानी कभी भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्योर पानी कभी भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात समझ आ रही, जल्दी बताइए। प्योर पानी ऑलवेज न्यूट्रल, ये बात समझ आ रही क्या, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, प्योर वाटर इज ऑलवेज
न्यूट्रल, इज ऑलवेज न्यूट्रल। प्योर पानी हमेशा ही न्यूट्रल होता है, मतलब H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन दोनों वहाँ पर बराबर होगा ना। H+ कंसंट्रेशन एंड OH- कंसंट्रेशन दोनों वहाँ पर बराबर होगा। H+ कंसंट्रेशन OH-, मैं बार बार एक्वस में लिखूंगा, दोनों बराबर बराबर। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अच्छा, इनके प्रोडक्ट को हम लोग KW बोल देते हैं, इनके प्रोडक्ट को क्या बोल देते हैं, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको बोल दिया जाता है, ठीक है ना। एंड ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, सब लोग समझते हैं। कोई पूछता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है बच्चों कि पूरे किसी भी सोल्यूशन में नेट H+ और नेट OH- आयन का प्रोडक्ट, नेट H+ और नेट OH- का प्रोडक्ट, ये किसी भी सोल्यूशन के लिए भी वैलिड है। ये मत समझिएगा ये सिर्फ पानी के लिए वैलिड है, हर सोल्यूशन में H+ और OH- है, तो हर सोल्यूशन में नेट जितना H+ पड़ा होगा और जितना OH- पड़ा होगा, उन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू को हम KW लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, KW लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट को हम लोग KW बोलेंगे ना, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, KW, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हम KAP है ना को लिख सकते हैं KW अपॉन 55.55 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, जल्दी बताइए, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अब इससे आगे चल रहे हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो इसका मतलब ये हो गया, एक चीज और, ठीक है ना। अब ये KW एक कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -14। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर की अगर कोई वैल्यू पूछ देता है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KAP, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो आपको कितना बताना था, है ना। अच्छा, वो पूछेगा तो 25 डिग्री, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं बोला तो टेम्परेचर 25 डिग्री है। ये मत दिमाग लगाने लगना कि सर सवाल में टेम्परेचर बोला ही नहीं है, ठीक है ना, सवाल करोगे ही नहीं भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 25 डिग्री पे ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। KW अपॉन 55.55 का स्क्वायर कर देना होगा, है ना। और 25 डिग्री पर अगर ये वैल्यू निकाले तो 10 की पावर -14 बटे में 55.55 का होल स्क्वायर। अच्छा, 55.55 अभी अभी देखा आपने 1000 बटे में 18 को बोला गया, नहीं 1000 बटे में 18 को बोला गया, ठीक है। तो इसको जरा इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। क्या ये 18 ऊपर भाग जाएगा, बोलिए 18 का स्क्वायर ऊपर भाग जाएगा, बोलो 18 का स्क्वायर ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, 18 का स्क्वायर ऊपर भाग जाएगा। नीचे 10 की पावर 6 है, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 है, और ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 10 की पावर -20। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है क्या, बोलो, यही है ना ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू। अरे जल्दी बोलो भाई, ठीक है ना। 10 की पावर -14 बटे में 1000 बटे में 18, 1000 बटे में 18 का स्क्वायर कर देंगे, ये 18 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कोई बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324 इंटू 10 की पावर -20, 2 डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3.24 इंटू 10 की पावर -18 इंटू -18, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर एट व्हाट, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, ठीक है ना, ओके। तो यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब H+ और OH- का जो आपका कंसंट्रेशन है, इसका प्रोडक्ट KW कहलाता है। अब हम देखने जा रहे हैं टेम्परेचर के साथ ये KW की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी, और ठीक है ना। और फिर अच्छा एक चीज और सुन लो, ठीक है ना, कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रलिटी कंडीशन एंड न्यूट्रलिटी पीएच, न्यूट्रलिटी कंडीशन एंड न्यूट्रलिटी पीएच। सब लोग ध्यान से देखेंगे न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 25 डिग्री पर न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। KW क्या है, KW क्या है, जल्दी बोलो, KW क्या है, H+ इंटू OH- का कंसंट्रेशन, है ना, H+ इंटू OH- का कंसंट्रेशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों बराबर है, अभी अभी आपने बोला है, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाता है। तो ये भी H+ है और ये भी H+ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में KW ही H+ स्क्वायर, KW ही H+ स्क्वायर है, बोल सकता हूँ ना, ठीक है ना। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रलिटी कंडीशन पर H+ का स्क्वायर ही KW है, मतलब H+ का जो कंसंट्रेशन है वो रूट KW है, बोलिए रूट KW है, बोलो, है ना। हाँ, तो ये न्यूट्रलिटी कंडीशन है। कभी भी न्यूट्रलिटी कंडीशन पर H+ निकालना हो तो वो रूट KW कर देना। उस KW की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदलेगी, तो इसका मतलब हो गया कि H+ का कंसंट्रेशन भी टेम्परेचर के साथ बदल रहा होगा। बोलो, टेम्परेचर के साथ ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, बोलो है कि नहीं, हाँ, टेम्परेचर के साथ बदलेगा, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि जब ये बदल रहा है तो pH भी बदलेगा, न्यूट्रलिटी pH भी बदलेगा, बोलो देयरफॉर pH, हाँ, pH फॉर न्यूट्रलिटी, pH फॉर न्यूट्रलिटी, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+, है ना। और ये कितना आ जाएगा, अच्छा 25 डिग्री पर इसकी वैल्यू ले लें, 25 डिग्री पर इसकी वैल्यू ले लें, या चलो 25 डिग्री पर बाद में लिख लेते हैं, है ना। रूट KW को क्या मैं लिख सकता हूँ, KW की पावर हाफ,
है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू की पावर हाफ, ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू की पावर हाफ। बोलो ये बात समझ आ गई तो बता देना, बात समझ आ गई तो बता दो भाई। एच प्लस का कंसिडरेशन रूट के डब्ल्यू है, मतलब के डब्ल्यू की पावर हाफ था, तो नेगेटिव लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी एच, ये हो जाएगा आपका पी एच, है ना। पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ये बात भी समझ आ रही क्या। अब मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस को पी एच बोला ना, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस को पी एच बोला ना, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस को पी ओ एच बोला ना, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू बोलोगे ना तुम, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को क्या बोलोगे, पी डब्ल्यू। तो न्यूट्रलिटी कंडीशन ये होता है, पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। इसको बैठ के रटने मत लगना, इसको बैठ के रटने मत लगना, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है भाई, नहीं भी पता कोई बात नहीं है। हम क्या देखेंगे कि यार न्यूट्रलिटी कंडीशन पे सर थोड़ा और आसान बता दीजिए, और आसान तरीके से बताइए। तो मैंने ये बोला कि यार 25 डिग्री पर के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 14 है, तो इसका मतलब एच प्लस 10 की पावर माइनस 7 है। सीधी सीधी बात ये आप भी जानते हो, ठीक है ना, ये तो आप भी जानते हो ना कि 25 डिग्री पर 10 की पावर माइनस 7 आने का मतलब है कि पीएच 7 आया, कि पीएच 7 आया, और पीएच 7 आया तो न्यूट्रल बोलते थे ना। तो पीएच 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन तब होता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो। टेम्परेचर 25 डिग्री नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बात को समझो जरा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर के डब्ल्यू आपका 10 की पावर माइनस 14 है तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 हो जाएगी क्या, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 हो जाएगी क्या, देख लो। आपको नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू ही तो ले लेना था, मतलब देखो पी के डब्ल्यू है क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14, है ना, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, तो ये 14 ही तो हो जाएगा, ये 14 ही तो हो जाएगा, है ना। मतलब अगर किसी टेम्परेचर पर सुनना, अगर किसी टेम्परेचर पर के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 12 है तो पी के डब्ल्यू 12 है। अगर किसी टेम्परेचर पर के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 16 है तो पी के डब्ल्यू 16 है ना। हाँ, अगर किसी टेम्परेचर पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 20 हो जाती है तो इसका मतलब पी के डब्ल्यू 20 था। अच्छा, जितना पी के डब्ल्यू है उसका आधा ही न्यूट्रलिटी कंडीशन, उसका आधा ही न्यूट्रलिटी पीएच है, बोलो, है ना। ये न्यूट्रलिटी पीएच है, न्यूट्रलिटी पीएच है, बोलो मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, है ना, न्यूट्रलिटी पीएच है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 डिग्री पर अगर 10 की पावर माइनस 14 के डब्ल्यू है, मतलब पी के डब्ल्यू अगर 14 है तो न्यूट्रलिटी पीएच 7 है ना। किसी टेम्परेचर पर सुनना, किसी टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12 हो गई तो पी के डब्ल्यू 12 हो गया, तो न्यूट्रलिटी पीएच 6 हो जाएगा, न्यूट्रलिटी पीएच हो जाएगा, मतलब 6 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाएगा। भाई साहब 6 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाएगा तो इसका मतलब है कि 7 पर अब बेसिक कहलाएगा, 7 पर अब बेसिक कहलाएगा। अबे 6 से ऊपर मतलब न्यूट्रलिटी पीएच से आगे जाओगे तो बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन से आगे जाओगे तो बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रलिटी पीएच से नीचे आओगे तो एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रलिटी पीएच पर आओगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ रहे हो गधो, जल्दी बोलो, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना, कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 आएगा। ये हम पहले से भी जानते थे, कुछ नया नहीं बताया, लेकिन सर ने कुछ फॉर्मूले दे दिए ढंग के, ठीक है ना। हाँ, और कुछ कंसेप्ट सिखा दिया है कि के डब्ल्यू पता तो पी के डब्ल्यू पता, पी के डब्ल्यू का आधा कर दो न्यूट्रलिटी पीएच पता, न्यूट्रलिटी पीएच पता, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रलिटी पीएच पता है ना। अच्छा, अब सुनो, अगर मैं बेसिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, बेसिक सोल्यूशन, तो बेसिक सोल्यूशन का पीएच न्यूट्रलिटी पीएच से ज्यादा होता है, ठीक है ना, और एसिडिक सोल्यूशन का पीएच न्यूट्रलिटी पीएच से कम होता है ना। ये चीज हम पहले से भी जानते थे। ये सारी बात कौन से टेम्परेचर पे चली है हमारी, ये कौन से टेम्परेचर पे चली है, 25। और इस पूरे सवाल में कोई टेम्परेचर नहीं भी बोला तो कौन सा टेम्परेचर मान के चलेंगे, 25 डिग्री पर। एक बार कॉपी करें, फिर आपको टेम्परेचर कंडीशन का डिपेंडेंस बताता हूं, जल्दी कॉपी करो। चलो देखो, ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो सीखा है कि 25 डिग्री पर पूरे कारनामे हम जान चुके हैं कि अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री, अगर T इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T टाइम नहीं है भाई, है ना, ये टी टाइम नहीं है, चलो ऐसे कैपिटल टी लिख दिया, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा कि भाई ये पीएच स्केल है और पीएच का रेंज क्या है, पीएच का रेंज क्या है, सुना था ध्यान से, ओहो हो, ये भी बात है। हाँ, जिसपे के डब्ल्यू कितना था आपका 10 की पावर माइनस 14, है ना, एंड पी के डब्ल्यू कितना था 14, तो पूरा पीएच का रेंज क्या है 0 से लेकर के 14 तक का। मेरी बात समझ आ गई ना, मेरी बात समझ आ गई ना, मेरी बात समझ आ गई ना, ठीक है ना। अच्छा, इसका बिल्कुल आधा कर दिया जाए तो न्यूट्रलिटी पीएच मिल जाती है, ठीक है ना। तो पीएच 7 है ना, पीएच 7 जो है ये पीएच की वैल्यूज है, दिस इज नथिंग बट पीएच की वैल्यूज, ठीक है ना, पीएच 0, पीएच ए और पीएच ए। अच्छा, पीएच 7 हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है, दिस इज न्यूट्रल सोल्यूशन है ना। इसके इधर चले जाइए तो ये सब के सब बेसिक सोल्यूशन, इससे ज्यादा वाले, ठीक है जी। इधर चले आइए तो ये सब के सब क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है ना, जो मैंने अभी आपको बात समझाई है ना। और जनरल बात हमने क्या करी है, इन जनरल हमने बात करी है, अभी जो कंक्लूजन मिला था कि इन जनरल जो न्यूट्रलिटी पीएच है दैट इज हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, न्यूट्रलिटी पीएच जो है दैट इज हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, यही सीखा था ना। हाँ, और
PKW क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखने जा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ pH, ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ pH देखने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। अभी अभी हमने देखा है कि मान लो आपके पास पानी है, तो पानी का अगर डिसोसिएशन होता है तो पानी के डिसोसिएशन से आपको मिलेगा H+ और आपको मिलेगा OH-, ये सबको पता है ना। अच्छा, पानी को डिसोसिएट कर रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं, और तोड़ना मतलब इसके लिए एनर्जी चाहिए, मतलब द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, राइट। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एंडोथर्मिक। इतनी बात तो सबको समझ आ रही होगी, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब मुझे सभी लोग बताएं कि KW आपने क्या लिखा था, KW का एक्सप्रेशन आपने क्या लिखा था, KW लिखा था H+ × OH- का कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चली जाए तो इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड जाने से इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब KW बढ़ेगा, KW बढ़ेगा तो PKW घटेगा, KW बढ़ेगा तो PKW घटेगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। KW बढ़ेगा तो PKW घटेगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव लॉग का मतलब इनवर्सली है ना, समझो, है ना, PKW घटेगा, खैर कोई बात नहीं है। हाँ, जिनको ये भी नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर 10 की पावर -14 है तो 14 है, अगर ये 10 की पावर -12 हो जाए तो ये 12 आ जाएगा ना। 10 की पावर -12 होना 10 की पावर -14 के रिस्पेक्ट में बढ़ना है या घटना है, बढ़ना है। अरे 10 की पावर -12 है ना, अभी ये 10 की पावर -14 है, और अगर कल को ये किसी टेम्परेचर पे 10 की पावर -12 हो गया तो घटा थोड़ी है भाई, वो तो बढ़ा है ना। KW 10 की पावर बढ़ा है तो PKW तो घट गया ना, PKW तो घट गया। तो ये भी एक जिनको कंसेप्ट नहीं पता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि PKW जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है log ऑफ KW के, log ऑफ KW के, ये बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसी तरीके से pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ के, बोलो, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव का साइन आ रहा है, अरे उसमें भी साइन आ रहा है नेगेटिव का, बोलो, है ना। नहीं पता है तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि सिमिलरली pH is inversely proportional to H+ concentration। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, नहीं रे, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने पर आप इधर जा रहे हो, इधर जाने पर pH घटेगा ना। जितना ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है उसमें उतना ज्यादा H+ आयन होगा, H+ कंसंट्रेशन होगा, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही pH घटेगा, बोलो है कि नहीं रे, है ना। जितना OH- बढ़ेगा उतना ही बेसिक होगा, जितना OH- बढ़ेगा उतना ही बेसिक होगा, है ना। उतना ही बेसिक होने का मतलब क्या है, pH बढ़ेगा, बेसिक होने पर pH बढ़ता है, ठीक है ना। और हाँ, और POH घट जाता है। एनीवेज ये बात भी समझ लिया, POH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है OH- के, ये भी बात सही है, बोलो OH- के, pH H+ से रिलेटेड है, POH OH- से रिलेटेड है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कल भी ये बात हमने लिखी थी। तो अब मुझे बताओ, और बताओ ढंग से बताओ, अगर H+ बढ़ा है ना तो OH- घटा होगा ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, रहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, तो H+ बढ़ेगा तो OH- घटेगा ना। अच्छा, अगर H+ बढ़ा था और OH- घटा था, H+ बढ़ा था तो pH घटा था, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना, pH घटा था, और pH घटा है तो POH को बढ़ना पड़ेगा। हाँ, सारी बात आपस में रिलेटेड है, सारी बात आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ये बात भी आप समझ चुके हैं, ढंग से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे देखेंगे भी अभी थोड़ी देर में भी कि pH + POH भी कांस्टेंट होता है, वो PKW के बराबर आता है। अब यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं, टॉपिक पर आइए, दोबारा मुद्दे पर आइए, ठीक है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी मैंने बोला है कि अगर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाए तो मजा आ जाए, ठीक है ना। फॉरवर्ड जाने का मतलब H+ बढ़ जाएगा, OH- बढ़ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, KW बढ़ जाएगा, PKW घट जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो देखते हैं अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा है, ली शटेलियर प्रिंसिपल नाम के एक टॉपिक में पढ़ा है ना। उसमें ये पढ़ा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड भागने लगता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भागने लगता है, बोलो हाँ कि ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये भागेगा ना, एंडो साइड भागेगा ना, फॉरवर्ड भागेगा ना, अरे और टूटने लगेगा ना, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और टूटेगा ना, और जितना टूटेगा उतना फॉरवर्ड जाएगा ना, है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये फॉरवर्ड जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ली शटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये फॉरवर्ड जाएगा, H+ OH- बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, PKW घटेगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर पर, एट टेम्परेचर, मैं जनरलाइज कर देता हूँ, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम moves forward, ठीक है। So H+ and OH- concentration increases। अच्छा, एक और बात है, ये पानी की हम लोग बात कर रहे हैं, पानी हमेशा ही न्यूट्रल होता है, तुम्ही ने बोला है प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, प्योर वाटर अगर ऑलवेज न्यूट्रल है तो जितना ये रहा उतना ही ये रहा। अगर किसी टेम्परेचर पर सुनना 25 डिग्री पर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 था ना, तो इसका मतलब ये 10 की पावर -7 था, ये 10 की पावर -7 था,
लेकिन लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे जब ये फॉरवर्ड गया है तो अगर ये 10 की पावर -6 हुआ है तो ये भी 10 की पावर -6 हुआ होगा, ये भी 10 की पावर -6 होगा, दोनों का तो हमेशा बराबर रहेगा ना, तभी तो प्योर सॉल्यूशन तभी तो बोल पाओगे नहीं, है ना। तो H प्लस प्योर वाटर तभी तो बोल पाओगे। H प्लस एंड OH माइनस आपका बढ़ गया, H प्लस एंड OH माइनस इन द सॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है ना। एंड KW बढ़ गया, KW बढ़ गया, ठीक है ना। लेट द वैल्यू बी, मान लिया मैंने इसकी वैल्यू हो गई है 10 की पावर -12, ठीक है, 10 की पावर -12 मैंने मान लिया है कि KW की वैल्यू, लेट द वैल्यू ऑफ KW बी 10 की पावर -12। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक सवाल आपसे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि PKW कितना रहेगा, PKW 12 रहेगा, एंड न्यूट्रलिटी पीएच, एंड न्यूट्रलिटी पीएच कितनी रहेगी, न्यूट्रलिटी पीएच 6 रहेगी। तो अब वो जो हमने हाँ वो पूरा पीएच स्केल बनाया है, अब आपका पीएच स्केल जो है 0 से 6 तक डिजाइन होगा, 0 से 12 तक डिजाइन होगा, सॉरी, है ना, 0 से 12 तक डिजाइन होगा, और 6 पर आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाएगा, 6 पर न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाएगा। मेरी बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है ना। ये आपका न्यूट्रल है ना, और इधर 6 से ऊपर जाइए तो कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, बेसिक, ठीक है ना। हाँ, और 6 से नीचे पर आपको कैसा दिखेगा, एसिडिक दिखेगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा एक सवाल आ जाए, और ये सवाल आया हुआ है जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, pH 7 will show, है ना, a solution of pH 7, a solution of pH 7 will be पहला ऑप्शन है एसिडिक, दूसरा है बेसिक, तीसरा है न्यूट्रल, और चौथा है कांस्टेंट, ठीक है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, pH 7 पर ये बेसिक शो करेगा, बेसिक। कई बच्चों के ना माथे में भ्रम होता है, दिमाग में भ्रम होता है, pH 7 मतलब न्यूट्रल, टिक करके आएगा, टिक करके आएगा न्यूट्रल हो, ठीक है ना, चला जाएगा फिर जहाँ से आया, ठीक है ना। हाँ, बात को समझो, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं, अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ठीक है, ठीक है, 25 डिग्री से भी अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो फॉरवर्ड जाएगा। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कब था, ये KW की वैल्यू 10 की पावर -14 25 पर थी, तो 25 के ऊपर जाने पर हम जान लें कि टेम्परेचर हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से घटा दिया तो बैकवर्ड, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि अभी का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम 25 मान रहे हैं, उससे अगर कम कर दिया हमने तो ये आएगा बैकवर्ड, ये आएगा बैकवर्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम मूव्स फॉरवर्ड। याद रखिए ये 10 की पावर माइनस, हाँ ये बैकवर्ड जाएगा बिल्कुल, एक हाँ इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड जाने लगा तो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिक्रीजेस, सो डेफिनेटली KW आल्सो डिक्रीजेस, KW घट गया है। हाँ, लेट द वैल्यू ऑफ KW एट सर्टेन टेम्परेचर भी 10 की पावर -16 मान लिया इस बार, है ना, घट गया ना, 10 की पावर -14 के रिस्पेक्ट में तो घट गया ना, 10 की पावर -14 के रिस्पेक्ट में तो घट गया ना, ठीक है ना। हाँ, हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लिया था हमने, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 25 था ना, 25 था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 25 था, और यहाँ पर 10 की पावर -14 था, उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, ठीक है जी। और हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदलता है, सभी को पता है, हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदलता है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो 10 की पावर -16, तो अब आपका जो pH स्केल डिजाइन होगा वो pH स्केल डिजाइन होगा 0 से लेकर के 16 तक, 0 से 16 तक, pH 0 और pH 16, न्यूट्रलिटी pH 8 पर, न्यूट्रलिटी pH 8 पर, है ना। 8 के ऊपर जाइएगा तो बेसिक सॉल्यूशन, और 8 के नीचे आइएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा एक सवाल आ जाए कि, ठीक है ना, क्वेश्चन ये आ जाए कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, pH 7, a solution of pH 7 will be a basic, neutral या acidic या नन, ठीक है ना। कौन सा टिक करके आएंगे, है ना, एसिडिक हो जाएगा, 8 से नीचे वाले एसिडिक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से टेम्परेचर डिपेंडेंट सबको ढंग से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं,
ठीक है ना। कभी भी कोई भी ये सवाल पूछेगा हम उनको ढंग से बता पाएंगे। एक बार कॉपी करेंगे जल्दी से। ओके देखिए जरा, अब हम एक चीज देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच, ठीक है ना। वैसे हम लोग को पता ही है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। सिंस वी नो दैट इन एनी सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में, चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, उसमें हम जानते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट रहेगा और इसकी वैल्यू KW के बराबर ही रहेगी। KW के बराबर, हाँ वो KW टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कुछ नहीं बोला तो 25 डिग्री 10 की पावर -14, ठीक है जी। अब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लिया, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैंने इसका नेगेटिव लॉग ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूँ तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कोई बात नहीं, लगा देंगे, है ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW, ठीक है। अब हाँ माइनस का ये हो गया कॉमन और अंदर में हो गया लॉग ऑफ H+ प्लस लॉग ऑफ OH माइनस, बोलिए बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है। और ये हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ KW। अच्छा माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW। अच्छा किसी का भी नेगेटिव लॉग लगा दोगे तो P आ जाएगा, PK आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ तो PH, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस तो POH, नेगेटिव लॉग ऑफ KW तो PKW है, ठीक है ना। ओके बात को समझो, कोई PKW हो जाए, W हो जाना मतलब पैर फैला के बैठ जाना, मतलब लेट जाना, ठीक है ना। मतलब PKW हो गया, वो PKW हो गया, ऐसे नहीं देखते हो पी करके लोग लेट जाते हैं, वही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, हाँ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आई कैन राइट कि pH प्लस POH विल बी इक्वल्स टू 14, pH प्लस POH विल बी इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। अच्छा एट न्यूट्रल कंडीशन क्या है वो पता ही है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या मैं बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल सोल्यूशन में अगर H+ और OH माइनस बराबर है तो pH और POH भी बराबर है, बोलो है कि नहीं, है ना। इन अ न्यूट्रल सोल्यूशन, एक न्यूट्रल सोल्यूशन में, ठीक है ना, H+ वाज सेम एज OH माइनस, सो pH वाज सेम एज POH, ठीक है ना। हाँ pH सेम एज POH है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तभी तो pH इक्वल्स टू हाफ PKW आ जा रहा है, देखो तभी तो pH इक्वल्स टू 7 आ जा रहा है, pH इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात हम लोग जान चुके हैं, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जरा इन सवालों पर जरा फोकस करेंगे, आप लोग और हम लोग दोनों मिलकर के इसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक चीज और समझ आ गया मुझे कि अगर मुझे H+ पता है ना, पता है कि H+ किसी सोल्यूशन में X है तो OH माइनस, है ना, OH माइनस KW अपॉन X रहा होगा, बोलो ये भी तो पता चल जाएगा ना, बोलो नहीं समझ आया, है ना। एक ये भी बात तो समझ आ रही होगी कि अगर, क्योंकि यार H+ और OH माइनस का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है ना, KW के बराबर रहता है ना, जल्दी बोलो, है ना। हाँ तो इस चीज को समझिए यार, अगर आपको किसी सोल्यूशन में H+ पता है ना तो ये मत समझिएगा कि आपको OH माइनस नहीं पता, आपको पता है KW से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। जैसे अगर H+ आपका 10 की पावर -4 है तो ये 10 की पावर -10 हो जाएगा 25 डिग्री पर 10 की पावर -10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 10 की पावर -14 होना। अगर कहीं पर H+ 10 की पावर -6 है तो OH माइनस 10 की पावर -8 होगा 25 डिग्री पर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। हाँ ये बात अगर आपको समझ आ गई तो जरा ध्यान से समझेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ एक छोटा सा टेबल, ताकि आपके कंसेप्ट को बना सकूं। ये एक टेबल है कि H+ आपको पता है, आपको OH माइनस भी पता है, अगर ये भी पता है तो आपको pH भी पता है, और pH पता है तो आपको POH भी पता है, बोलो ठीक है ना। यही बताने के लिए बस कि आप चीज़ों को समझ सके, रिलेट कर सकें, ठीक है ना। अगर जैसे मैंने बोला कि इसकी वैल्यू है 0.1 तो H+ 0.1 होने का मतलब 10 की पावर -1 है, तो ये जरूर 10 की पावर -13 है, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। तो pH 1 हो जाएगा और POH 13 हो जाएगा, तभी तो मिलकर के 14 बनेंगे, है ना। ये सारी बात हो रही कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पर, है ना। हाँ ये 25 डिग्री पर ही बात हम करेंगे, है ना। अपना दिमाग ज़्यादा इस पर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू है 0.01, ठीक है ना, 0.01, तो इसका मतलब 10 की पावर -2 है, तो ये 10 की पावर -12 रहा होगा, ये 2 रहा होगा और ये 12 रहा होगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें पर हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार काम आ जाती है ये चीज़ें। अब अगर मान लो मैंने बोल दिया ये है आपका 0.02
0.02, तो 0.02 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, चलो है ना, 2 इंटू 10 की पावर -2, या एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोलर, है ना, मोलैरिटी है ये सब, मोलैरिटी है, मोलैरिटीज है, मोलैरिटीज है, नॉर्मैलिटी नहीं, मोलैरिटी है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि OH माइनस कितना हो जाएगा 10 की पावर -14 बटे में 2 इंटू 10 की पावर -3, बोलिए यही तो हो जाएगा ना। अच्छा, ये ऊपर जाएगा 1000, 1000 जाएगा तो 2 से डिवाइड 500, 500 जाएगा तो 5 इंटू 10 की पावर -12, बात तो समझ आ रही होगी, ये इतना ही आ जाएगा, बोलो बोलो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1000 चला गया, ठीक है ना, 5 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, 3 माइनस लॉग 2, है ना, 3 माइनस लॉग 2, और इसको मैं डायरेक्ट निकाल दूं 14 माइनस 3 प्लस लॉग 2, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, सही है, 14 माइनस 3 प्लस लॉग 2, समझ गए, मतलब 11 प्लस लॉग 2 ना, 11 प्लस लॉग 2, 11 प्लस लॉग 2, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो 12 माइनस लॉग 5, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, 12 माइनस लॉग 5, आप अगर चाहें तो चेक करके देख लें, ये कितना हो रहा है 11.3 हो रहा है ना, ये 11.3 हो रहा है ना, ये भी निकालो 11.3 आ रहा है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ये समझ गए तो जल्दी बताओ, अरे ये समझ गए, ये कैसे लिखा मैंने, ये यहाँ से लिखा कि अगर आपको OH माइनस पता है, अगर आपको OH माइनस पता है कि A इंटू 10 के पावर माइनस C इंटू 10 के पावर माइनस D है, तो D माइनस लॉग C लिख सकते थे ना, D माइनस लॉग C लिख सकते थे ना, बोलो, ये तो यहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको कैसे लिख दिया, 14 में से घटा करके, 14 में से घटा दिया मैंने, 14 में से pH को घटा दिया, बोलो ना यार, है ना, अरे 2 तरीके सिखा रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, इतना कोई बताता नहीं है, और जब सवाल वो सॉल्व करने लगते हैं ना तो फिर बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे देखते चलो ना यार, ठीक है। आपका कैलकुलेशन वो आपके ऊपर है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, मेरा कैलकुलेशन वो तो मेरी बात है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं, मैथ्स मैंने ठीक से पढ़ी थी अपने टाइम पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ये 0.05 हो जाए, अगर ये 0.05 हो जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 है ये, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -14 बटे में 5 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा 100 बटे में 5, 50, है ना, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -13, 5 इंटू 10 की पावर -13, नहीं आया ना समझ, अबे गधों, ये 10 की पावर -2 को ऊपर भेजो तो 100 बन जाएगा ना, 100 बटे में 2 कितना, 100 बटे में 5 कितना हो जाएगा, 100 बटे में 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -13 हो जाएगा, हाँ 2 इंटू 10 की पावर -13 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो H प्लस पता है तो pH भी पता है, 2 माइनस लॉग 5 लिख सकता हूँ इसको, 2 माइनस लॉग 5 लिख सकता हूँ, बोलो 2 माइनस लॉग 5 लिख सकता हूँ, बोलो 2 माइनस लॉग 5 यहाँ से, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस लॉग 5, मेरे साथ चलो, मेरा दिमाग लगाओ, है ना, मेरे दिमाग को पढ़ो और कुछ नहीं, रीड माई माइंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इस वैल्यू को 14 से घटा दिया और कुछ नहीं किया, अरे इस वैल्यू को 14 से घटा दिया, 14 माइनस 2 12 और प्लस लॉग 5, है ना, नहीं समझ आ रहा है क्या, ठीक है ना। या फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते थे OH माइनस से, OH माइनस पता है तो POH पता है, 13 माइनस लॉग 2, 13 माइनस लॉग 2, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो ये चीज आपको सिखा दिया और इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस और सोचने का तरीका भी बता दिया। अब थोड़ा उल्टा भी चलेंगे कि अगर pH पता है तो बाकी चीजें पता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं, एक बार फोटो लेंगे। तो इस सवाल में अब थोड़ा उल्टा काम करना है कि आपको pH दे रखा है और pH की मदद से आपको ये बताना है, ठीक है। आसान है क्योंकि आपको एक बात याद है कि अगर आपको pH पता है तो आपको H प्लस पता है। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जब टॉपिक शुरुआत करी थी, H प्लस जो होता है वो 10 के पावर माइनस pH होता है, ठीक है ना। एंड आपको बताया था कि OH माइनस जो होता है वो 10 के पावर माइनस POH होता है, बताया ना, ठीक है ना। OH माइनस POH से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये बात बताई थी आपको। इसी का यूज़ करके आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हो। हाँ, अभी मैं डेसिमल वाले नहीं ले रहा हूँ, डेसिमल वाले होंगे तो कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे एंटी लॉग लेना है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर pH 3 है, pH अगर यहाँ पर 3 है, pH अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब है कि H प्लस 10 के पावर माइनस 3 था, 10 के पावर, अगर ये 10 के पावर माइनस 3 है तो ये 10 के पावर माइनस 11 रहेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 10 के पावर माइनस 14 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना रहेगा, ये 11 रहेगा, ठीक है जी। ये अगर 5 है तो ये 5 है तो ये 9 रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 9। ये बात तो समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि अगर मैंने pH लिख दिया है 2.7, अब ये थोड़ा आपको सोचना सिखा रहा हूँ। 2.7 है ना, 2.7, ठीक है। इस पर अगर सोचना है तो ज़रूर H प्लस जो है वो 10 की पावर माइनस ऑफ 2.7, बोलो है कि नहीं, ठीक है। अब
मैं थोड़ा यहाँ पर आपका ध्यान चाहता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या हमने ये पढ़ा था कि log 2 जो होता है वो होता है 0.301 के आसपास, ठीक है। अच्छा मेरी बात को समझेंगे। लॉग, हाँ लॉग जिन्होंने पढ़ा है मैथ्स में, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान दीजिए, बेस 10 होता है। तो ये जो वैल्यू लॉग की जो भी वैल्यू आपने याद करी है, या लॉग किसी का भी आप सॉल्व करते हो ना, है ना, जैसे ये चीज़ तो इनपुट है ना, मैथ्स में फंक्शन आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इनपुट है, इनपुट वैल्यू है जिसको x लिख देते हैं, और ये आपका आउटपुट है जिसको y लिख देते हैं, ठीक है ना, मैथ्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि लॉगरिथम में ये जो आउटपुट आ रहा है ना, वो एक्चुअली पावर आ रहा है। वो किसके ऊपर पावर आ रहा होता है? 10 के ऊपर, 10 के ऊपर। मतलब अगर आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो 10 के ऊपर अगर आपने पावर 0.301 लगा दिया ना, 10 के ऊपर पावर आपने क्या ले लिया बताइए? 0.301, तो यही आपका 2 आ जाएगा, यही आपका 2 आ जाएगा। मतलब बेस के ऊपर पावर चढ़ाने से इनपुट मिलता है, बेस के ऊपर आउटपुट चढ़ाने से इनपुट मिलता है, ठीक है ना। तो लॉग की जो भी वैल्यूज हैं वो एक्चुअली पावर टू द बेस 10 है, पावर टू द बेस 10 है, पावर टू द बेस 10 है। मेरी बात समझ आ गई? बताइए, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर ऐसे ही ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपको ये बात भी समझ आएगी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि log 3 भी आपको पता ही है ना, log 3 भी आपको पता ही है, अभी अभी बताया था 0.477, 0.478 या 0.477, ओके। तो इसका मतलब हो गया कि ये बेस कौन सा था? बेस यहाँ पर था 10। तो इसका मतलब हो गया कि 10 के ऊपर अगर आपने कैलकुलेटर पे 0.478 रख दिया तो वो 3 के बराबर है, वो 3 के बराबर है। हाँ, यही एंटी लॉग हो जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको 2 तरीके से चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो एक तरीका आप लोग देखें कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 10 के ऊपर, है ना, नियरेस्ट इंटीजर सोचो, इसका नियरेस्ट इंटीजर है -3, बोलो -3, और प्लस का 0.3 है, बोलो, है ना, प्लस का 0.3, बोलो। इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। -3 और 0.3 मिलकर के -2.7 बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? अब प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा रहा हूँ, है ना। 10 के पावर a प्लस b, है ना, क्या लिखते हैं उसको? 10 के पावर a प्लस b को क्या लिखते हैं? 10 के पावर a इंटू 10 के पावर b, बोलो। 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 0.3 लिख सकता हूँ ना, जल्दी बोलो। ऐसे लिख सकता हूँ ना, जल्दी बोलो। तो मैं जो छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ सीख लो भाई, है ना। ये 10 के ऊपर 0.3 पहचानो, 10 के ऊपर 0.3 क्या है? 2 है, पहचानो क्या है ये? 2 है। तो इसको 2 इंटू 10 के पावर -3 लिख सकते थे, 2 इंटू 10 के पावर -3 लिख सकते थे, बोलो, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। कई लोगों को नहीं आता ये सब एंटी लॉग, लेकिन तुम लोग को आना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर 2 इंटू 10 के पावर -3 है तो ये 10 के पावर -14 बट्टे में 2 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा, बोलो, है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -12, 5 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है जी। अच्छा, ये अगर 2.7 है तो ये 14 - 2.7 था, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा? 11.3। बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। एक तो ये तरीका होता है भाई, एक तो ये तरीका होता है। आप चाहते तो यहाँ से भी सोच सकते थे, इसको आप लिख सकते 3 - 0.3, यहीं पे लिख दो, 3 - 0.3 लिख सकते थे ना, 3 - 0.3 लिख सकते थे ना इसको, 3 - 0.3। तो अगर गिवन पीएच को आप y माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख पाते हो, रिलेट कर लेते हैं जरा, है ना। इसी को मैं ऐसे लिख देता 3 - 0.3। तो अब इस चीज़ को और इस चीज़ को रिलेट करो, इस चीज़ को और इस चीज़ को रिलेट कर लो, ठीक है ना। कुछ नहीं, आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर इस तरीके से लिख दिया तो क्या यहाँ से ये दिख रहा है? ये हो गया 10 के पावर -3, और ये हो गया 10 के ऊपर 0.3, बोलो। 10 के ऊपर 0.3, समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख दिया करूँगा। इसको और इसको ज़रा ध्यान से देखो तो आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा, C माइनस लॉग, है ना। कि अगर हमारे पास आप pH वैल्यू को, है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि अगर आप बाई चांस pH वैल्यू को इस तरीके से लिख दे रहे हो, ठीक है ना, कि a, या चलो m - n लिख देते हैं, m - n ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप pH को इस तरीके से लिख पा रहे हो, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो, या इसको ऐसे लिख लो, m - n लिख लो, या इसी को माइनस ऑफ n - m लिख लो, जैसे लिखना चाह रहे हो। तो H प्लस का कंसंट्रेशन आप कैसे लिख सकते हो? बोलो, 10 के ऊपर, बोलो 10 के ऊपर -m आएगा, ठीक है, इंटू 10 के ऊपर क्या आएगा? 10 के ऊपर क्या आएगा? n आएगा, 10 के ऊपर n आएगा, बोलो 10 के ऊपर n आएगा, बोलो, है कि नहीं? 10 के ऊपर n आएगा, बोलो, है ना। हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल के, क्योंकि pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ n - m लिख दोगे तो अब ज़्यादा समझ आएगा, ये -m पावर है और ये जो है, ठीक है ना, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ,
ठीक है ना। हाँ ऐसे ही रहने दो, थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखोगे तो कर पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, हो जाएगा ना, जल्दी बताओ। ओके, तो इस पर हम और भी बात कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, एक और सवाल सोचते हैं कि पीएच की वैल्यू अगर मैंने कितनी रखूं, बोलो कितनी रखूं? कोई सवाल और बताइए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये अगर हमने 3.102 रख दिया है ना, 3.102 रख दिया। अब बता सकते हो क्या, ज़रा इसका बता सकते हो क्या? ट्राई करो ज़रा। 3.102 रख दिया तो पता है, तो लोगों ने सॉल्व किया नहीं। ठीक है, अगर ये कर दो डेटा तो अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ। ठीक है ना, चलो देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया था ताकि आसानी से आप इसको कर पाओ। जैसे मान लो 3.302 दिया होता है, ठीक है ना, तो इसको मैं 4 माइनस, ठीक है ना, कितना लिख सकता था, 0.698 लिख सकता था ना, ठीक है ना। और आपको पता होगा तो log 5 आप जानते हो कितना है, तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.698 या 0.698, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे, हाँ ये आपका pH हो गया, तो देयरफॉर H प्लस कंसंट्रेशन कितना रहेगा, H प्लस कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 10 के पावर 0.698 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। अच्छा 10 के पावर 0.698 ही क्या है, 5 है, 5 है, तो 5 इंटू 10 के पावर -4 मोल। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है ना, कि एक सवाल ये आता है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो सब लोग इसको कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए H2O ऐसे टूटा होगा, ठीक है ना, H2O टूटा होगा H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। सभी को पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है ना, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C मोलर है तो बाद में ये कितना हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा C अल्फा, और ये कितना हो जाएगा C अल्फा। इतनी बात तो समझ आए। और सभी को पता है कि प्योर पानी की बात हो रही है, और प्योर पानी न्यूट्रल होता है। प्योर पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, बोलो, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 25 डिग्री पर अगर हमारी बात चल रही है ना, तो क्या ये कोई भी आयन जो C अल्फा है वो 10 की पावर -7 ही रहोगा, बोलो 10 की पावर -7 ही रहोगा, है ना। हाँ पता ही है कि भाई सोल्यूशन न्यूट्रल है, और सोल्यूशन न्यूट्रल है तो H प्लस ले लो या OH माइनस ले लो, इनका जो कंसंट्रेशन रहा होगा वो हमेशा ही 10 की पावर - कोई भी आयन, मतलब इस पूरे चैप्टर में यही तो खास बात है कि किसी भी आयन का, वीक इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले आयन का कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन प्योर पानी में 10 की पावर -7 चूँकि होते ही हैं, ठीक है ना, हाँ इतना होता ही है, तो मैंने लिख दिया C इंटू अल्फा ही 10 की पावर -7 है। तो यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया, DOD निकाल लिया, पानी का DOD, और पानी का DOD कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 बटे में C। अच्छा ये C क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और पानी का कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन, पानी का मोलर कंसंट्रेशन फिक्स है 55.55, भूले तो नहीं, अभी अभी बात हुई है ना भाई, 55.55। अच्छा 55.55 को 1000 बटे में 18 लिखूंगा, 1000 बटे में 18 को 18 लिख लूंगा, और 1000 को आप जान लो 1000 को 10 की पावर माइनस, है ना, यहाँ नीचे 1000 है तो 10 की पावर -10 कर देगा इसको, बोलो 10 की पावर -10 कर देगा, यही तो है, उल्टा सीधा खेलो नहीं, है ना। यहाँ 1000 है, 10 की पावर 3 है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, 10 की पावर -10 कर देगा, है ना, 10 की पावर -10 कर देगा। अब एक 10 नीचे ले आए, 1.8 इंटू 10 की पावर -10 -9, बोलो बात समझ आ गई, बोलो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये भी सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, PYQ में ये भी मिल जाएगा कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे बताओ कितना % डिसोसिएटेड है, अच्छा कितना % डिसोसिएटेड है, परसेंटेज डिसोसिएशन
ऑफ वाटर अगर निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 इंटू 10 की पावर -7%। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। मतलब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 1 8, बोलो है ना, यही है ना, है ना। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो यही है ना। कहने का मतलब इतना परसेंट डिसोसिएटेड है भाई, इतना परसेंट डिसोसिएटेड है, इतना परसेंट, बहुत ज़्यादा डिसोसिएटेड है क्या ये, बहुत ज़्यादा डिसोसिएटेड है क्या ये, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कहने का मतलब, हाँ मतलब कहने का मतलब कि पानी जो है उतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करता है। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि पानी से आने वाला H+ सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक कर रहा होगा, है ना। मतलब इससे आने वाला H+ कितना रहता है, 10 की पावर -7 रहता है, ठीक है ना। अगर आपका एसिड 0.1 मोलर है तो सारा का सारा H+ वहीं से आ रहा होगा। एसिड 0.2 मोलर है भाई, और अच्छी बात है, सारा का सारा H+ वहीं से आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका तो कम है ना। हाँ, लेकिन अगर एसिड बहुत डाइल्यूट है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, इतना डाइल्यूट है, तब तो भाई पानी से आने वाला H+ और उससे आने वाला H+ कंपेरेबल है। तब हो सकता है कि दोनों को जोड़ना पड़ जाए, हो सकता है। कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं जोड़ना है वो बाद में, लेकिन मैं अभी जो आपको बताना चाह रहा हूँ इस पर ध्यान से देख लें कि पानी का K क्या होता है, वो पूछा जाता है, ठीक है ना। पानी का K भी निकाल लो। ऑल्सो कैलकुलेट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेगा ना तो के भी यही सब निकालना होता है, के निकालना होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है भाई, पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसी इक्वेशन से मिलेगा। यहाँ से अगर मैं इसका के लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, H+ इंटू OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसे ही तो लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा, है ना। यही इसका के, यही इसका के भी, है ना। अच्छा, है ना। हाँ, तो इसका अगर मैं के लिख दूं तो वो हो जाएगा H+ इंटू OH- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। अच्छा, H+ इंटू OH- ही KW होता है, अभी बात हुई हमारी। और ये कितना होगा, 55.55, ठीक है। तो ये कितना हो गया, KW होता है 10 की पावर -14 और ये हो गया 1000/18, 1000/18। तो ये कितना हो गया, 18 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बोलो, 17, तो ये हो गया 1.8। देख रहे हो ना, इसका के वैल्यू भी कितना कम है, देख रहे हो ना, के वैल्यू भी कितना कम है, ठीक है ना। वही एसिटिक एसिड का के देखोगे तो 10 की पावर -5 के आसपास आता है। एसिटिक एसिड का के जो होता है वो 10 की पावर -5। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि के जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ये तो हम लोग जानते भी, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, ठीक है ना। हायर द के वैल्यू मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ इसका के वैल्यू भी काफ़ी कम है। ये वैल्यू, ये अल्फा वैल्यू, ये सब डायरेक्ट पूछा गया है कॉम्पिटिशन में, डायरेक्ट पूछा गया। पानी का के, पानी का अल्फा, पानी का परसेंटेज डिसोसिएशन, ये सब डायरेक्ट आया है। सो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अलग अलग एसिडिक सॉल्यूशन, अलग अलग बेसिक सॉल्यूशन, है ना। और इन सब सॉल्यूशंस का हम पीएच निकालना शुरू करेंगे। आई होप आप सबको ढंग से समझ आ रहा है। रात के 1 बज चुके हैं वैसे भी, अब आप पढ़ें या सो जाएं आपकी मर्जी। टाटा बाय बाय, थैंक यू।